वो साफ तौर पर भूख से पागल हो रहा था। अर्थ ड्रैगन ने तुरंत रिएक्ट किया, अपनी पूंछ से बच्चों को गुफा के कोने में धकेल दिया और फिर उनके और कोडो बीस्ट के बीच खारी हो गई। उन दोनों का आमना सामना हुआ और कुछ ही सेकंड में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अपने लेवल से ऊंचे एक कोडो बीस्ट के सामने अर्थ ड्रैगन कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई और खुद को और अपने चारों बच्चों को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश में उस बीस्ट का मोटा नाक का सींग सीधा उसकी छाती के आर पार हो। फिर भी अर्थ ड्रैगन ने अपने पिछले पैरों को जमीन में गिरा दिया। छाती पूरी तरह से छिदी हुई थी और उसने कोडो बीस्ट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके पंजे कोडो बीस्ट की गर्दन के चारों ओर लोहे की जंजीरों की तरह कस गए। फिर एक दहाड़ के साथ उसने शार्क जैसे अपने जबड़े खोले और उन्हें कोडो बीस्ट की पीठ में गिरा दिया। मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फाड़ कर अलग कर दिया। दो विशाल क्रिएचर्स के एक दूसरे से टकराने के इम्पैक्ट से गुफा हिल गई और उसमें दरारें पड़ गई। चट्टानें एक खत्म होने वाले झरने की तरह नीचे गिर रही थी। मैं हवा में उछला, गिरती हुई चट्टानों को अपनी मुट्ठियों और पैरों से कुचलता हुआ, लेकिन गुफा बहुत तेजी से ढा रही थी। सिर्फ उन चारों बच्चों को बचाना ही मेरी पूरी ताकत ले रहा था। दूध पिलाने वाली माँ की मदद करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अगर मैंने कोशिश भी की होती तो मैं कोडो जैसे मोटे सिर वाले बीस्ट के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मैं सिर्फ उनके रास्ते में ही आता। अचानक कोडो बीस्ट एक पागलपन भरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और अर्थ ड्रैगन की छाती में गड़ा। वो मोटा सिंह उसकी क्रूरता से सच में चटक गया। उसकी छाती के फटने से ऐसा दर्द हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ड्रैगन माँ जानती थी कि वो इस लड़ाई में जिंदा नहीं बची। उसने आखिरी बार अपने बच्चों को देखने के लिए सिर घुमाया और जब उसने मुझे उन्हें बचाने के लिए डेस्परेट होकर लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक शांत गर्माहट छा गई, जैसे कह रही हो तुम्हें न खाना बिल्कुल सही फैसला था। फिर उसके खून से लाल आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने अपनी बची हुई हर एक बूंद ताकत को इकट्ठा किया और कोडो बीस्ट की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जोर से सिर दे मारा। इम्पैक्ट दुनिया को हिला देने वाला था। टकराते ही उसकी खुद की खोपड़ी धंस गई। उसका जबड़ा टूटकर चूर चूर हो गया। इतनी मोटी खाल वाला कोडो बीस्ट भी सिर के पिछले हिस्से पर हुए इस सुसाइडल स्ट्राइक को नहीं सह सका। एक भयानक आवाज के साथ उसकी खोपड़ी भी अंदर धंस गई। दोनों विशाल बीस्ट ने दर्द भरी चीखें निकाली और जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म होते ही गुफा का ढहना रुक गया। मैंने खुद को आजाद किया और अर्थ ड्रैगन के पास दौड़ा, लेकिन उसकी लगभग तबाह हो चुकी खोपड़ी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो पहले ही जा चुकी थी। मेरे बच्चे क्या, मेरे बच्चे ठीक है। ये पहली बार था जब मैंने अर्थ ड्रैगन माँ को बोलते हुए सुना था। उसकी जिंदगी अब बस बुझने वाली थी और उसके टूटे हुए जबड़े की वजह से हर एक शब्द बोलना एक स्ट्रगल था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैंने अपनी छाती को चीर रहे उस गिल्ट को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। उनमें से हर एक गिरती हुई चट्टान के नीचे कुचला गया था। वहाँ बहुत सारी चट्टानें थी और चाहे मैंने कितनी भी मुश्किल से लड़ाई लड़ी हो, मैं उन सबको नहीं रोक सकता था। अर्थ ड्रैगन के आखिरी हेडबट ने एक बहुत बड़ा कोलैप्स ट्रिगर कर दिया था और जहाँ मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया था। वे चारों बच्चे वो दिन जो हमने साथ बिताए थे अभी भी मेरे दिमाग में एकदम ताजा थे और मैं पहले से ही उन्हें अपने सगे भाई बहनों की तरह मानने लगा था। बस कुछ ही मिनट पहले वे जिंदा थे और जिंदगी से भरे हुए थे और अब वे सब मलबे के नीचे दबी हुई थे और अब वे सब मलबे के नीचे दबी हुई रूहें बन गए थे। मेरे बच्चे क्या वे ठीक हैं? इम्पैक्ट में अर्थ ड्रैगन की आंखें तबाह हो चुकी थी। फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस ये पूछने में लगा दी। उसकी आवाज में उनके लिए सिर्फ प्यार भरा था। गिल्ट की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी जो मेरी छाती के अंदर एक बम की तरफ फट गई। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मुझे लगा वे टूट जाएंगे। मैंने अपने दुख को निगला और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना कोमल रखा। वे ठीक है, वे बस बेहोश हो गए हैं, वे सब ठीक है। क्या ऐसा है? उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गई। जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे सुन्न कर दिया। हम रंजन में पैदा हुए हैं। ये एक श्राप है जो हम जन्म से ढोते हैं। कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये आखिरी नरिशमेंट है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा एक सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन तुम्हें पनाह देने की खातिर मैं तुमसे मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, उसके कांपते हुए शरीर ने जवाब दे दिया और एक आखिरी सांस के साथ उसकी जान पूरी तरह से निकल गई। बिल्कुल अंत में भी उसके चेहरे पर एक ऐसी माँ की शांत खुशी थी जिसे यकीन था कि उसके बच्चे सेफ हैं। वो शांति से चल बसी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खून से भीग गई थी और गुफा एकदम सुनसान लग रही थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सका। चीखने से सिर्फ और मॉन्स्टर्स ही आते, लेकिन मेरी छाती को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी पत्थर के नीचे कुचला जा रहा हो। वह सबसे स्पीशीज अर्थ ड्रैगन जिसने मुझे पनाह दी थी। वे चारों बच्चे जिनके साथ मैं रहा और सोया, वे पांचों एक ही पल में चले गए थे। पहली बार जब वो दूध पिलाने वाली माँ ने मुझसे बात की तो वे उसके आखिरी शब्द थे। उस पल एक ऐसी बेबसी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी मुझ पर एक बाढ़ की तरह टूट पड़ी, लेकिन असलियत ने मुझे शोक मनाने का कोई समय नहीं दिया। एक गरजती हुई दहाड़ ने हवा को चीर दिया और वो सब स्पीशीज कोडो बीस्ट जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, लड़खड़ाता हुआ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी धंसी हुई खोपड़ी अभी भी खुली हुई थी। उसने जीत के एक दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में उसके सामने खड़ा वो नन्हा सा हैचलिंग कोई खतरा ही नहीं था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मनहूस डंजन में फेंके जाने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? मैंने अपना सिर झुकाया और अपने पंजों की मुट्ठियां भींची। उस विशाल बीस्ट का सामना करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि शुद्ध और जलती हुई एक्साइटमेंट से। नोटिफिकेशन, नई स्किल ड्रैगन ऑरा अनलॉक हो गई है। वो ये है कि मैं तुम्हें अपने इन दो पंजों से मार सकता हूँ। एक दहाड़ के साथ मैंने खुद को सीधा उस सब स्पीशीज कोडो बीस्ट पर लॉन्च कर दिया। उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उस मोटी खाल को चीरना मेरे लिए अभी भी एक कोरे सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस दूध पिलाने वाली माँ ने मेरे लिए पहले ही बना दिया था। उसके डिफेंस
लेवल्स को भेदने का रास्ता, वो घाव जो उस माँ ने उसकी गर्दन के पीछे फाड़ कर खोला था। मैं दहाड़ा और रोशनी की एक किरण की तरह आगे बढ़ा, सीधा कोडो के सिर के पिछले हिस्से की तरफ निशाना साधते हुए। दोनों पंजे पूरी तरह से खुले हुए मैंने उन्हें अंदर गड़ाया और उस घाव को पूरी तरह से फाड़ दिया। दूध पिलाने वाली माँ के शांत और दूर रहने वाले वे 3 दिन उन चारों बच्चों के साथ खाने के लिए भाग दौड़ करना, एक साथ सिकुड़ कर सोना। ये तस्वीरें मेरे दिमाग में किसी घूमती हुई लालटेन की तरह चमक गई और मेरा मारने का इरादा उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। मेरे दिमाग में एक ही सोच के अलावा और कुछ नहीं था, इस कोडो बीस्ट को मारो और उनका बदला लो। 3 या 4 घंटे बाद मैं अर्थ ड्रैगन माँ की लाश के सामने खड़ा था, अपने पंजों को प्यार से उस पर रखे हुए, उसमें बची हुई आखिरी गर्माहट को महसूस कर रहा था। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। डंजन को आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दूध पिलाने वाली माँ ने कहा था। डंजन में पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स जन्म से ही एक श्राप लेकर आते हैं। मौत किसी भी पल आ सकती है और ये कोई अजीब बात नहीं है। मुझे बस एक ही पछतावा था कि मैं अपने चारों भाई बहनों को नहीं बचा पाया। दूध पिलाने वाली माँ, मैं तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए जिंदा रहूंगा। मैंने अपना मुंह खोला और उस माँ के शरीर को काट लिया, मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे निगल लिया। मैंने अपनी सिसकियों को दबाया, हर एक बाइट के साथ अपने आंसुओं को निगलता रहा। जिससे मैं प्यार करता था उसका मांस इतना असहनीय रूप से कड़वा लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे जबरदस्ती निगल लिया। मैं चाहे कितना भी उल्टी करना चाहता था, मैं एक भी बाइट बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। खून की महक दूसरे मॉन्स्टर्स को खींच लाएगी और वैसे भी कोई और उसे खा ही जाएगा। 3 दिन बाद मैं एक गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल सिर्फ 18 था, लेकिन एक सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर के ग्रोथ एडवांटेज की बदौलत मैं पहले से ही लेवल 30 के लोअर टीयर मॉन्स्टर्स के खिलाफ डटकर खड़ा हो सकता था। मैंने अपने पंजों को एक तेज आवाज के साथ चटकाया और अपने मुंह के कोने को खींचकर लड़ाई के लिए तैयार एक टेढ़ी मुस्कान दी, अपने सामने फैले उस अंतहीन डंजन को घूरते हुए। आसपास 3 मॉन्स्टर्स हैं, एकदम सही टाइमिंग। मुझे फिर से भूख लगी है और इसके साथ मैंने अपना रास्ता लड़कर बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। मुझे गुफा छोड़े हुए 5 दिन बीत चुके थे और आसपास के इलाके के हर एक माइनोटॉर का सफाया मेरे हाथों हो चुका था। आखिरी वाले को खत्म करने के बाद मेरा लेवल 20 पर पहुंच गया। बिंग नोटिस करंट लेवल कैप पहुंच गया है। एक्सपीरियंस गेन रोक दिया गया है। लेवल लिमिट बढ़ाने के लिए कृपया एक इवोल्यूशन पाथ चुनें। असेंडिंग कैंडल ड्रैगन एक जवान कैंडल ड्रैगन के लिए स्टैंडर्ड इवोल्यूशन जो ज्यादा माना कैपेसिटी देता है। माइनर कैंडल ड्रैगन एक जनरल पर्पस इवोल्यूशन जो तेज सेंसेज और तेज रिफ्लेक्सेस ऑफर करता है। डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन एक अनकन्वेंशनल इवोल्यूशन पाथ है। कठोर परिस्थितियों में कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद यह अनलॉक होता है। ये ज्यादा वाइटलिटी और एजिलिटी देता है, लेकिन माना कैपेसिटी और फिजिकल ग्रोथ को लिमिट करता है। पॉप अप को देखते हुए मैंने पैटर्न समझ लिया। हर 20 लेवल एक टीयर होता है। ऊपर जाने के लिए इवोल्यूशन जरूरी है, लेकिन जैसे ही मैं अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था, पीछे से मुझ पर एक बहुत भारी दबाव आकर टकराया। मेरा हर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरी तरह से अलर्ट हो गया। मैंने चारों ओर देखा और ना जाने कब मेरे ध्यान दिए बिना कम से कम 20 सब स्पीशीज कोडो बीस्ट ने मुझे घेर लिया था और उनके पीछे एक बहुत बड़ा कोडो आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर एक डरावना खून जैसा लाल कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड सब स्पीशीज कोडो बीस्ट लीडर लेवल 88 टाइप रेयर नियर मिड टियर मॉन्स्टर था। उन स्टैट्स ने मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। जाल साफ बिछा हुआ था। कोडो बीस्ट लीडर ने जानबूझकर मुझे एक ट्रैप में फंसाया था। जो बात मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि मेरा इस क्रिएचर के साथ कोई लेना देना नहीं था। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कोडो बीस्ट अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ा था? फिर मुझे समझ आया। मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक्टिवेट किया और बात करने के लिए तैयार हो गया। कोडो बीस्ट लीडर ने पहले एक ठंडी सांस छोड़ी, फिर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे इलाके में खाना चुराने वाला इतना छोटा सा बोना होगा। जिससे ये बात पक्की हो गई। माइनोटॉर कोडो बीस्ट का प्राइमरी खाना होते हैं और अपने शुरुआती दिनों में अपनी कॉम्बैट स्किल्स को तेज करने के लिए और अपनी ग्लटनी स्किल की वजह से जो मेरी भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, मैं कई दिनों तक बिना रुके माइनोटॉर का शिकार कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में उनकी संख्या में भारी कमी आ गई थी। इससे सीधे तौर पर इलाके के कोडो बीस्ट्स के लिए खाने की खतरनाक कमी हो गई। इसके बारे में सोचते हुए भी मैंने बस कंधे उचकाए। कमजोरी दिखाओगे तो कुचल दिए जाओगे, ये ऐसे ही काम करता है। ये सच है, खासकर डंजन में। मैंने अपने पैर जमाए और अपना सिर झुकाया। हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे कोडो बीस्ट ने मेरी दूध पिलाने वाली माँ को खाया था, है ना? तुम लड़ना चाहते हो, मैं यही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पूरे शरीर पर एक नीली हरी चमक जल उठी और मैंने ऐसा पोज बनाया जैसे मैं उन सबको फाड़ कर रख देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अंदर मैं पहले से ही भागने का प्लान बना रहा था। कोडो बीस्ट लीडर को साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं थी कि एक बोना जो उसके सामने वाले दांत तक भी नहीं पहुंचता, वो इतना बेशर्म होगा। उसने एक दहाड़ लगाई, आगे बढ़ा और ग्राउंड श्रिंक स्किल एक्टिवेट की। वह विशाल क्रिएचर गायब हो गया और सीधे मेरे सामने ऐसे आ गया जैसे उसने टेलीपोर्ट किया। उसी समय मुझे घेरे हुए दर्जनों कोडो बीस्ट्स ने एक साथ दहाड़ लगाई और मुझे लगा जैसे मेरे चारों अंगों से कोई सेंसेशन छिन गई हो। मैं 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। मेरे लेवल से इतने ऊपर की कोडो बीस्ट का एक वार और सब कुछ खत्म
खत्म हो जाता। उस पल मेरे दिमाग में अनगिनत स्ट्रेटेजीज आई और हर एक को तुरंत कैंसिल कर दिया गया। कोई प्लान नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक कहीं से शुद्ध नीली रोशनी का एक खंभा धधकता हुआ आया, जिसने पूरी तरह से बिना तैयारी वाले कोडो बीस्ट लीडर को निगल लिया और उसके सबसे करीब वाले कोडो बीस्ट को चीखने तक का समय नहीं मिला। वे वहीं के वहीं राख हो गए। जैसे ही वह झुलसाने वाली लहर कम हुई, दूर से कदमों की एक लयबद्ध आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के पैर निकल आए हो। हर एक कदम से जमीन में जोरदार झटके महसूस हो रहे थे। मेरा हर एक इंस्टिंक्ट ने सिर्फ एक लाल अलार्म बजाया, मैं मर जाऊंगा। जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आई, मैंने अपनी 2 जन्मों की सारी हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। मेरी धड़कन रुक गई। पहाड़ की एक श्रृंखला जितना विशाल और ऊंचा एक आकार मेरी नजरों में भर गया। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो उसका चेहरा नहीं था। ये मेरी स्किल से डेटा की पहली लाइन थी। ट्रूथ, टारगेट लेविथान, लेवल 355, टाइप सुपीरियर, टीयर मॉन्स्टर। उसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा थे कि ट्रूथ उसके लेवल और टीयर के अलावा कुछ और रजिस्टर ही नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। सोचने का समय नहीं था। ये सोचने का समय नहीं था कि डंजन का बॉस यहाँ पहली मंजिल पर क्यों था। जैसे जैसे कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, तभी मैंने फिर से सांस लेने की हिम्मत की। ब्लास्ट से मेरे दाहिने पैर में चोट लगी थी। एक पल सोचने के बाद मैंने यही और अभी इवॉल्व होने का डिसाइड किया। ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नहीं है, मैंने फिर से इवोल्यूशन ऑप्शंस निकाले। फ्लैजलिंग कैंडल ड्रैगन सबसे ऑर्थोडॉक्स इवोल्यूशन है, लेकिन ये डंजन की तंग जगहों में शरीर का साइज बढ़ा देता है। ये सिर्फ मुझे पीछे ही धकेलेगा तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन के साथ जाने का डिसाइड किया। स्टैट्स के मामले में हालांकि ये ब्लड लाइन को डिग्रेड करता है, लेकिन अपने मूल रूप में यह अभी भी एक कैंडल ड्रैगन है जो फ्यूचर में एक सच्चे कैंडल ड्रैगन में वापस रीऑप्टिमाइज होने के रास्ते खुले रखता है। और इसके स्टैट्स कहीं ज्यादा बैलेंस है। हमेशा बदलते रहने वाले डंजन में जिंदा रहना किसी एक एबिलिटी में स्पेशलाइज होने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा ऑप्शंस होने के बारे में है। ये तय होने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। नोटिफिकेशन, इवोल्यूशन कमांड रिसीव हो गई है। इवोल्यूशन 10 सेकंड के अंदर पूरा हो जाए। ट्रूथ की जानी पहचानी आवाज के साथ मेरे दिल से मेरे शरीर के हर कोने में गर्माहट की एक लहर फैल गई। दर्द, ठंड, खून की कमी, चक्कर आना, वो सब गायब हो गया। मेरे थके हुए शरीर में गर्म उमड़ता हुआ खून भर गया। पुरानी त्वचा छिलने लगी, उसकी जगह नए स्केल्स निकलने लगे। मुझे इस आभास को महसूस करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि ये सब खत्म हो गया। दिन लेवल 8 तक बढ़ गया। मेरे आसमानी नीले स्केल्स गहरे बैंगनी रंग में बदल गए थे, जो पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिख रहे थे। बाकी सभी स्टैट्स भी बढ़ गए थे। ड्रैगन विजन और परसेप्शन दोनों के तेज होने से मैं साफ महसूस कर सकता था कि लेविथान की मौजूदगी मंजिल 1 पर मॉन्स्टर्स की आबादी को तबाह कर रही थी और हर एक जिंदा बचा मॉन्स्टर पैनिक में भाग रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लेविथान एक डंजन बॉस पहली मंजिल पर क्यों आया था, लेकिन मैं एक बात जानता था, पहली मंजिल पूरी तरह से बदलने वाली थी। इसी सोच के साथ मैंने अपना डिसीजन लिया। मंजिल 2 की तरफ जाने का समय आ गया है। दूध पिलाने वाली माँ को खोने के कुछ ही समय बाद मुझे मंजिल 2 का रास्ता मिल गया था। मेरे अभी तक वहाँ न जाने की वजह बहुत सिंपल थी। एक बार जब आप दूसरी मंजिल पर उतर जाते हैं तो आप मंजिल 1 पर वापस नहीं आ सकते। मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि लेविथान यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अगर हालातों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता। कुछ मिनट बाद मैं रास्ते के एंट्रेंस पर खड़ा था, अपनी नाक दबाई, आंखें बंद की और सीधे नीचे कूद गया। एक लंबी गिरावट के बाद मुझे एक क्लीन लैंडिंग की उम्मीद थी। इसके बजाय इंसानी आर्मर के एक टुकड़े ने यह पक्का किया कि लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। लेकिन इससे मुझे कुछ रियलाइज हुआ, क्या इंसानियत सच में इस दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज। मैंने पैदा होने के बाद से एक भी इंसान नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे पीछे 7 या 8 मीटर की दूरी से एक बहुत ही हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। यह सोचकर कि कोई मॉन्स्टर एम्बुश करने की कोशिश कर रहा है, मैं अलर्ट होकर पीछे घूमा और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे दिल ने कुछ ऐसा किया जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ज्यादा दूर नहीं, एक बंद रास्ते के कोने में दुबक कर बैठी थी एक छोटी सी पतली लड़की। मेरे पुनर्जन्म के बाद से मेरा सामना होने वाला पहला इंसान, और वो भी इतनी खूबसूरत थी। मेरे जैसे इंसान के लिए एक ऐसा होपलेस इंट्रोवर्ट जो लगातार 2 जन्मों से सिंगल रहा हो। मेरी इमेजिनेशन ने उड़ान भरने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उस लड़की ने डर के मारे एक चीख निकाली और जमीन पर गिर गई। पैनिक में पीछे की तरफ खिसकने लगी, अपने पैरों को डेस्परेट होकर चला रही, लेकिन उसके ठीक पीछे एक पत्थर की दीवार थी। जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके इस रिएक्शन ने मुझे हैरान कर दिया। मेरा गोल मटोल हैचलैंड रूप किसी भी लड़की को प्यारा लगना चाहिए था, है ना? मैंने खुद को जमीन पर झुकाया और उसकी तरफ ऐसे रेंगा जैसे आप सर पर किसी आवारा बिल्ली के पास जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आ गए। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लड़की और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी और धीरे धीरे कुछ बरबरा रही थी। लड़ो और शायद जिंदा बचाओ, मत लड़ो और पक्का मर जाओ। मास्टर जिन्स, प्लीज मुझे ताकत दीजिए। ऐसे शब्द जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। बेचैन होते हुए मैंने उसे समझाने के लिए और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं 2 मीटर के दायरे में आया, वो अचानक हरकत में आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फुल फोर्स राउंड हाउस किक मारी, जिससे मैं पूरी तरह से चौंका गया। और इतने करीब से वो किक मेरे सिर के डिफेंस के सबसे कमजोर हिस्से पर एकदम सटीक बैठी। फिर मेरी नजरों के सामने एक सिंगल लाइन दिखाई दी, HP -1। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका, इतनी कमजोर। मैंने ट्रूथ निकाला और उसके स्टैट्स चेक किए। दयनीय शब्द भी उसके लिए काफी नहीं था। टारगेट एक्टिव ड्यूटी बैटल मोग, लेवल 19, टाइप कॉमनर ह्यूमन फीमेल, रिप्रोडक्टिव
वैल्यू एवरेज से ज्यादा। इस तरह के स्टैट्स से वो मंजिल 1 पर भी नहीं टिक पाती और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो मंजिल 2 तक कैसे पहुंची। लड़की अब जमीन पर बैठी अपना पैर पकड़े हुए थी। साफ तौर पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस किक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसके दाहिने पैर में अब बहुत बुरी मोच आ गई थी। लेकिन 1 सेकंड बाद चोट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो एक पागल औरत की तरफ पास के एक सुरंग के रास्ते की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्लड फैंग्ड स्पाइडर्स ऊपर से गिरने लगी और बार बार मेरा रास्ता रोक रही थी। डंजन में मॉन्स्टर्स लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं, जिसका मतलब था कि वो कमजोर इंसान उनके किसी काम का नहीं था। इसके बजाय वे सब मुझ पर टूट पड़े। ऐसा नहीं था कि वे कोई असली खतरा थे, लेकिन उनकी वजह से मैं उस लड़की का पीछा पूरी तरह से भूल गया। मैं बहुत निराश था। वो वही थी और बस ऐसे ही वो चली गई। 5 दिन बीत गए और मैंने धीरे धीरे मंजिल 2 पर अपनी जगह बना ली। मंजिल 1 के उलट यहाँ के मॉन्स्टर्स की वैरायटी बहुत ज्यादा थी। लगभग हर दिन मेरा सामना ऐसी स्पीशीज से होता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनमें इंसान भी शामिल थे। सिवाय इसके कि मुझे मिला हर इंसान या तो लाश था या फिर कंकाल। उस दिन की लड़की अभी भी मेरे दिमाग में बसी हुई थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो इंसान थी। हाल ही के दिनों में मैं मंजिल 2 पर 1 से ज्यादा बार इंसानी कंकालों से टकरा चुका था, और यहाँ तक कि इंसानी पैरों के निशान भी बड़ी संख्या में मिले थे, जो कम से कम 200 से 300 लोगों के ग्रुप का इशारा कर रहे थे। फिर भी मैं सच में उन्हें ढूंढना चाहता था। डंजन का माहौल साफ तौर पर इंसानों के लिए नहीं बना है। अगर उनके पास अंदर आने का रास्ता था तो लॉजिक कहता है कि उनके पास बाहर जाने का रास्ता भी होगा। कम से कम लॉजिक तो यही था, और इसी पॉसिबिलिटी की मुझे तलाश थी। बदकिस्मती से इंसानी निशानों को ट्रैक करने की कई दिनों की कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और कंकाल ही मिल रहे थे, एक के बाद एक नजारे। फिर जैसे ही मैं गुफा छोड़ने वाला था, मेरी पीठ में एक सुई जैसी तेज ठंडक दौड़ गई। मेरे दिमाग से पहले मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। एक साइड रोल जो पूरी तरह से मेरा इंस्टिंक्ट था। हवा का एक बहुत ही कंप्रेस्ड ब्लेड मेरे सिर के पास से गुजरा और उसने पत्थर की दीवार पर कई फीट लंबी 4 गहरी दरारें बना दी, जैसे वो चट्टान कोई कागज हो जिसे किसी बिल्ली ने खरोंच दिया हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत ड्रैगन विजन के साथ मिलने वाली तेज सुनने की ताकत को एक्टिवेट किया और ज्यादा दूर नहीं, एक छोटे से क्रिएचर को नोटिस किया जो लगभग इम्पॉसिबल लगने वाली स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो क्रिएचर मेरी पीठ से 50 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। मेरी खोपड़ी सुनने पर गई। पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। एक और साइड स्टेप, नुकीले पंजों ने मेरे चेहरे के स्केल्स को बस बाल बाल छूते हुए खरोच दिया, और जब मैं रोल करके बचा तो मैंने पाया कि मेरे चेहरे पर 4 कट लग गए हैं, 2 वार, और तुम अभी भी सांस ले रहे हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम में मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत थी। लगता है तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल है। अंधेरे में से एक लड़की की आवाज आई। वह 4 पैरों वाला क्रिएचर अंधेरे में छिपा हुआ था और अपने पंजों से खून चाटने के बाद वही एक इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, इसलिए जिंदा वापस जाने की उम्मीद मत करना। म्याऊं। मैं उसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं बता सकता था कि वो क्रिएचर मुझ पर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वे शब्द खत्म हुए, वो फिगर मेरी तरफ अंधी कर देने वाली स्पीड से आई। इतनी तेज कि नंगी आंखों से उसे ट्रैक करना भी मुश्किल था। एक ही क्रिएचर से एक साथ दर्जनों लोगों से घिरे होने का एहसास। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना ऐसे दुश्मन से होगा जिससे निपटना इतना नामुमकिन होगा। जब तक मैं अपने वाइटल्स को बचा कर रखता और एक ही वार में मरने वाले अटैक से बचता, मैं जल्दी नहीं मरता। लेकिन इस क्रिएचर की अजीब स्पीड ने मुझे लगभग पूरी तरह से बेबस कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल मैं मारा ही जाऊंगा, और ये क्रिएचर साफ तौर पर मारने के इरादे से ही आई थी। एक न जीतने वाली सिचुएशन का सामना करते हुए मैंने बिना किसी झिझक के ट्रूथ में स्किल ट्री मैप निकाल लिया। मैंने पहले भी स्किल ट्री की स्टडी की थी। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन ज्यादातर स्किल्स सिर्फ अपग्रेड्स या पहले से मौजूद स्किल्स की ही ब्रांचेस थी, और बिना जरूरी शर्तों को पूरा किए उन्हें अनलॉक नहीं किया जा सकता था। लेकिन बेस लेवल की स्किल्स, उन्हें मैंने बहुत पहले ही ऐसे ही किसी पल के लिए याद कर लिया था। अनलॉक ड्रैगन परसेप्शन, एक अनलॉक पॉइंट यूज हुआ। अनलॉक बैट, अनलॉक मेंटल फोकस, एक अनलॉक पॉइंट यूज हुआ। अनलॉक डेट, अनलॉक पल्स, 5 अनलॉक पॉइंट्स यूज हुए। अनलॉक स्किल ट्री पर रोशनी की एक किरण दौड़ गई, जैसे ड्रैगन परसेप्शन और मेंटल फोकस के नोड जल उठे। मेरी आंखें झटके से खुली और पलक झपकते ही दुनिया अलग दिखने लगी। मैं घूमा और अपने पीछे की खाली हवा में मुक्का मारा। एक तेज इंपैक्ट और एक आफ्टर इमेज उड़ती हुई गई। बिना कुछ कहे मैंने ड्रैगन ब्रेथ के एक ब्लास्ट के साथ फॉलो अप किया। उस क्रिएचर को चीखने तक का समय नहीं मिला। नीली आग के एक सैलाब ने पल भर में पूरे अंडरग्राउंड कमरे को निगल लिया। मैंने अपनी सांस नॉर्मल की और जल्दी से अपने स्टैट्स चेक किए। इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी, लेकिन इस बारे में सोचने का समय नहीं था। मैंने नोटिस किया कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे, जिसका मतलब था कि टारगेट मरा नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। व्हाइट ड्रैगन ब्रेथ का इतना करीब से लगना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ा जब तक कि मैंने कोने में उस झुलसे हुए क्रिएचर को नहीं देख लिया। तभी जाकर मेरे दिल को फाइनली कुछ सुकून मिला। लेकिन जैसे ही मैंने साफ तौर पर देखा कि वो क्या है, मेरे अंदर कुछ बहुत जोर से एंट किया। म्यूटेंट मोंगूज लेवल 51, ह्यूमंस टाइप, लेजेंडरी मिड टियर मॉन्स्टर, शेप शिफ्टेड फॉर्म, रिप्रोडक्टिव वैल्यू बहुत हाई। पॉप अप को घूरते हुए एक ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था मेरी छाती में उठने लगा। मैंने लगभग एक मंगूस को मार ही डाला था। मंगूस डंजन की दूसरी मंजिल पर पाए जाने वाले एक कॉमन मॉन्स्टर है
दिखने में बिल्ली जैसे लेकिन चेहरा इंसान के ज्यादा करीब और 2 पूंछ वाले। ये एक कॉमन मामूली मॉन्स्टर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक ऐसे मंगूस से होगा जिसने अपना शेप शिफ्टेड फॉर्म पूरा कर लिया। बिल्ली के कानों और पूंछों को छोड़कर उसका हर एक हिस्सा पूरी तरह से इंसान जैसा दिख रहा था, चाहे आप उसे कैसे भी देखें। हालांकि उसके शरीर का 80% से ज्यादा हिस्सा जल चुका था, फिर भी आप समझ सकते थे कि वो पहले कैसी दिखती होगी। और मैं, जिसने कभी किसी दुश्मन को खत्म करने में झिझक नहीं दिखाई थी, मैंने खुद को आखिरी वार करने में बेब्स पाया। किस बात का इंतजार है, मुझे मार ही डालो म्याऊं। मंगूस ने मुझे जलती हुई नफरत के साथ घूरा और मैंने खुद को सच में हैरान पाया। काफी देर सोचने के बाद मुझे फाइनली एक आधा अधूरा सा बहाना मिल ही गया। और मुझे इतना बिल्ली का मिड टेस्टी नहीं होता, बहुत खट्टा और फूला हुआ, और मुझे इतने दुबले पतले शिकार पसंद नहीं है। शेप शिफ्टेड नेवले ने एक ठंडी सांस छोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं बेबस दिख रही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे खाने में दया आ रही है। आज मुझे छोड़ दो और अगली बार मैं ही तुम्हें जान से मारूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे उस धमकी को इग्नोर कर दिया। मुझे असल में जिस बात ने कंफ्यूज किया वो यह थी, तुमने अभी अभी मुझ पर हमला क्यों किया। मैं 24 घंटे लेवल 2 पर ड्रैगन ऑरा एक्टिव रखता हूँ। ये डैमेज नहीं देता, लेकिन यह दूसरे मॉन्स्टर्स को सिग्नल देता है कि मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं है। इसलिए ज्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना सवाल दोहराया। इस बार मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। उस लड़की के रूप वाले नेवले ने मुझे घूरा। साफ तौर पे वो जवाब नहीं देना चाहती थी। तुम मेरी टेरिटरी में आए और फिर तुमने मेरी टेरिटरी में सुसु कर दिया। मैं और किसे मारती। मैंने अपने पल के झपकाई, ये सोचते हुए कि मैं सबसे पहले इस गुफा में आया ही क्यों था। हाँ, मैं बिल्कुल वही कर रहा था। कैट टाइप्स में सच में टेरिटरी को लेकर बहुत खतरनाक फीलिंग होती है, लेकिन यह डंजन था। क्या बाहर के जानवरों वाले इंस्टिंक्ट सच में यहाँ भी आ सकते हैं? और मेन बात यह है कि फीमेल बिल्लियों में भी टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इतनी सी छोटी बात के लिए ये सब छोटी बात। तुम इतने पावरफुल हो, फ्लोर 2 पर तुम पक्का एक डोमिनेंट टीयर के मॉन्स्टर होगे और तुम्हें इतनी सी बेसिक बात भी नहीं पता। न्याऊ, असल में मुझे डंजन में आए हुए 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है। क्या इम्पॉसिबल? बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, जंगलों में घूमने की आजादी। कुछ को तो इंसान मॉन्स के तौर पर भी चुन लेते हैं, जिन्हें फिर कभी खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। कोई इस तरह के मनहूस गड्ढे में क्यों आना चाहेगा? मायो, क्या सच में बाहर इतना अच्छा है? उस नेवले की बातों से मुझे लगभग हंसी आ गई। जंगली जंगल के मॉन्स्टर्स शायद कभी भूखे ना मरे, लेकिन डंजन की उस गहरी ट्रेनिंग के बिना वे पूरी तरह से बेब्स हो जाते हैं जब इंसान पूरी ताकत के साथ उनके लिए आते हैं। और जहाँ तक किसी का माउंट बनने की बात है, शायद कुछ इंसान अपने मॉन्स की अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए इसका मतलब है अपनी आजादी खो देना और बिना किसी रहम के अपनी पूरी कीमत चुकाना। पिंजरे में कटने का इंतजार कर रही किसी मुर्गी से कुछ भी अलग नहीं। डंजन में 1 महीना बिताने के बाद जो बात मुझे सबसे साफ तौर पर समझ आई है वो ये है, डंजन मॉन्स्टर्स के लिए एक स्लम है, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जो सच में उन्हीं की है। मैंने उसे ये सब समझाने की कोई कोशिश नहीं की। लड़की के रूप वाला वो नेवला अब साफ तौर पर दर्द से तड़पने लगा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं हार गई, बस मुझे मार दो। क्या तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखने में मजा आता है? म्याऊं। उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रही थी जिसे फाइनली आराम करने की परमिशन मिल गई हो। इससे मुझे वो बात याद आ गई जो उस नर्सिंग मदर ने एक बार कही थी, हम मॉन्स्टर्स डंजन में पैदा होते हैं। ये एक ऐसा श्राप है जो हम पैदाइश से ही साथ लेकर चलते हैं। काफी लंबे टाइम तक मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का यूज करने से खुद को रोका था, इस डर से कि मरते हुए मॉन्स्टर्स की मिन्नतें सुनकर मैं पिघल जाऊंगा। मैं चाहे जो भी बन गया हूँ, अंदर से मैं अभी भी एक इंसान ही था जिसमें एक बेसिक हमदर्दी और दया थी, लेकिन इस जगह पर वे फीलिंग्स मेरी जान ले सकती थी। शायद ये बात कुछ और ही थी, लेकिन उस नेवले की उस बेचारी और दयनीय हालत को देखकर मैं खुद को हिचकिचाता हुआ पा रहा था। हालांकि मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि उसे ऐसे ही जाने दूं ताकि किसी दिन वो वापस आकर मुझे ही मार दे। जैसे ही मैंने उसे खत्म करने के लिए अपना पंजा उठाया, एक भयानक धमाके ने डंजन को हिलाकर रख दिया और मेरा पंजा हवा में ही रुक गया। फिर डंजन का पूरा 2nd फ्लोर बहुत बुरी तरह कांपने लगा, जैसे दुनिया अपनी जगह से खिसक रही हो। वे इंसान फिर से शुरू हो गए, वे सच में मरना चाहते हैं। उस नेवले के उन शब्दों ने मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ा दी। मैंने तुरंत पूछा, कौन से इंसान? कुछ टाइम पहले ही इंसानों ने डंजन को क्लियर करने की एक और कोशिश की थी और वे फिर से फ्लोर 2 के बॉस के हाथों बुरी तरह कुचले गए। नाउ कुछ ऐसे लोग जो लीडर्स जैसे लग रहे थे, वे ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर्स के साथ वहाँ से भाग निकले। बाकी के ज्यादा ताकतवर लोग वहीं रुक गए और फ्लोर 2 पर फंस गए। तब से वे फ्लोर 2 को पार करने और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बॉस को कैसे हरा सकते हैं? म्याऊं, उनकी हर एक कोशिश में उनके और लोग मारे जाते हैं। इतनी बड़ी शौक हो, शायद वे सब मिलकर एक आखिरी और डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लाइनों में उसने कई ऐसे शब्द बोल दिए थे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। जैसे ही मैं और जानने की कोशिश करने वाला था, मेरे बगल की चट्टान वाली दीवार अंदर की तरफ फट गई और एक गोल्डन ग्रेट सोर्ड पकड़े हुए एक हैंडसम जवान लड़का दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। मेरा पहला जिंदा इंसान। मुझे तुरंत शौक लगा। उस जवान लड़के ने मुझे और नेवले को उसी पल देख लिया और उसके एक्सप्रेशन जम गए और उसने तुरंत उस गड्ढे की तरफ वापस चिल्लाकर कहा जहाँ से वो टूटकर अंदर आया था, कैप्टन, यहाँ कंपेनियन मॉन्स्टर्स हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप बॉस पर फोकस करिए, मॉन्स्टर्स को मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही उसने एक ऐसा स्टांस लिया जो साफ कह रहा था कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचकर जाने वाला है। उसकी आंखों में जलती हुई उस नफरत ने मुझे सच में कंफ्यूज कर दिया। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मुश्किल से अपना मुंह खोला ही था। जब उस जवान लड़के ने मुझे बोलते हुए सुना तो शांत होने के बजाय वो और भी ज्यादा भड़क गया।
उसे तुरंत ठंडा पसीना आने लगा और वो बरबराने लगा, एक मिथिक टियर का जुवेनाइल मॉन्स्टर। अगर हमने इसे यहीं खत्म नहीं किया तो अगली बार जब हम इस फ्लोर पर आएंगे तो हमें ऐसे 2 मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। जो लोग हमारे बाद आएंगे उनकी खातिर मुझे इसे यही रोकना होगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन की एक आंधी सी दौड़ गई। क्या तुम अभी सीरियस हो? तुम्हारा वो छोटा सा मोनोलॉग लगभग रुला देने वाला था। मेरी तो लगभग आंखों में आंसू ही आ गए। है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उस जवान लड़के की ग्रेट सूट से एक तेज आवाज आई और उसके शरीर के हर एक पोर से एक उमड़ती हुई ओवरवेलमिंग बैटल विल फूट पड़ी। उससे निकलती हुई एनर्जी एक ही पल में 10 गुना बढ़ गई। फिर वो किसी धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसने दूरी कम कर दी। टारगेट होली नाइट, लेवल 32, 1 क्लास एडवांसमेंट टाइप, एलिट टियर ह्यूमन। उसके ज्यादातर स्टैट्स मेरे स्टैट्स से कहीं आगे हैं। अगर मेरी ताकत पूरी होती तो मेरे स्किल्स के एडवांटेज से मैं उसे तुरंत खत्म कर देता, लेकिन मैं घायल था और आमने सामने की टक्कर का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा मेरा किसी इंसान से पंगा लेने का कोई इरादा नहीं था। जिन 2 सेकंड्स में मैंने हिचकिचाने में लगाए, मैंने उस आते हुए स्लैश को डॉज किया, उस नेवले को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा, उसे अपने कंधे पर लादा और बॉस और उस जवान लड़के से सबसे दूर वाली डायरेक्शन में पूरी स्पीड से भागने लगा। उस नेवले ने साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं की थी। एक पल वह जमीन पर थी और अगले ही पल बिना किसी वजह के उसे उठाकर ले जाया जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? म्याओ, मैं तुम्हें ऐसे बचकर नहीं जाने दूंगी। उस चकराई हुई नेवले ने मेरे नंगे सिर पर काटा और पंजे मारे। चुप रहो, मैं गुर्राया, फिर अपना हाथ ऊपर ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को जोर से दबा दिया। नेवले का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसका बचा हुआ एक कान नीचे लटक गया और उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई जैसे जम गई हो। वो जवान लड़का पहले से ही मेरे ऊपर था। सुनहरी तलवार के वार किसी बारिश की तरह बरस रहे थे। मैं साइड में हटा और अंदर गुस्से से पागल हो रहा था। अगर मेरी ताकत पूरी होती तो तुम जैसे किसी एरे गैरे की हिम्मत नहीं होती कि मेरा ऐसे पीछा करे। थका हुआ होने की वजह से मेरे पास अपना घमंड चुपचाप निकलने और अपनी बची खुची पूरी एनर्जी के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था और इस तरह पीछा करना शुरू हुआ। इंसान और ड्रैगन एक के पीछे एक, डंजन से गुजरती हुई रोशनी की 2 लकीरें एक खूंखार चेज में फंसी हुई। मुझे लगा था कि वह जवान लड़का थोड़ी देर बाद हार मान लेगा, लेकिन 2.5 घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद भले ही उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब मुझे सच में बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अगला वार उसका आखिरी और सबसे खूंखार वार होगा। अगर वो अभी पीछे हट जाता तो मैं बस वहां से चला जाता और अपनी मेहनत बचा लेता, लेकिन अगर उसने अपनी पूरी ताकत एक ही आखिरी स्ट्राइक में लगाने की हिम्मत की तो मैं पक्का उसका सिर कुचल दूंगा। और जैसा कि होना था, जैसे ही मैंने वो फैसला लिया और ये देखने का इंतजार किया कि वो जवान लड़का क्या करेगा, उसने एक बैटल क्राई निकाली। उसके शरीर की हर एक नस एक साथ फटने लगी और उसने अपनी बैटल विल की आखिरी बूंद तक उस गोल्डन ग्रेटसवॉर्ड में डाल दी। उस लड़के की उस आखिरी सब कुछ खत्म कर देने वाली स्ट्राइक का सामना करते हुए मैंने एक थकी हुई गहरी सांस ली। अनलॉक इनविंसिबिलिटी, 5 अनलॉक पॉइंट्स कंज्यूम्ड। स्किल इनविंसिबिलिटी लेवल 1 अनलॉक हो गई। उस पल में एक तोप के गोले में बदल गया और सीधे उस सोर्ड बीम के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ा। एक ही पल में वो सोर्ड बीम किसी कागज की तरह चकनाचूर हो गई। उसमें एकदम आर पार एक गोल छेद बन गया। उस जवान लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस क्रिएचर का वो अभी पीछा कर रहा था वो अचानक मुड़ेगा और सीधे उस पर हमला कर देगा। ये तो दूर की बात है कि उसकी पूरी बैटल विल और माना से भरी स्ट्राइक को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसके पास ये सब समझने का टाइम ही नहीं बचा था। टकराने की एक जोरदार आवाज, मेरा सख्त हेडबट पूरी ताकत के साथ उस लड़के के पेट पर लगा और उसने दिल दहला देने वाली एक चीख निकाली। उसका शरीर किसी पिन व्हील की तरह गोल गोल घूमते हुए पीछे की तरफ उड़ गया। एक के बाद एक दर्जनों मोटे पत्थर के खम्भों को तोड़ता हुआ वो फाइनली एक पत्थर की दीवार से टकरा कर रुक गया। जब इनविंसिबिलिटी का असर खत्म हुआ तो मैं पूरी तरह से गिर पड़ा। मेरा शरीर जमीन पर पिघल सा गया। मुझे लगा कि मैं फाइनली अपनी सांसें कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन लेवल अप नोटिफिकेशंस की एक झड़ी लग गई और मेरा सिर फिर से घूमने लगा। इवॉल्व होने के बाद से हर लेवल के लिए जरूरी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मल्टीप्लायर्स आसमान छू रहे थे। मुझे एक साथ लगातार कई लेवल अप्स देखे हुए काफी टाइम हो गया था। इस इंसान की कॉम्बैट पावर लगभग एक कोटो बीस्ट के बराबर थी और फिर भी इस कमजोर समझे जाने वाले इंसान ने मुझे एक ही बार में 6 लेवल्स ऊपर पहुंचा दिया था। पोस्ट एवोल्यूशन लेवल 11 से सीधे लेवल 17 तक कुल मिलाकर लगभग 12,000 एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम मुझे इंसानों को मारने के लिए एनकरेज कर रहा हो। डिंग, मैन क्वेस्ट अनलॉक, फ्लोर 2 की बॉस मेडुसाज हेड को हराओ, क्वेस्ट रिवॉर्ड 50 अनलॉक पॉइंट्स। उस नोटिफिकेशन ने मुझे झटके से सीधा खड़ा कर दिया। मैंने अब तक जो कुछ भी झेला था, मौत को छूकर निकलने वाली जिन लड़ाइयों से मैं बचकर निकला था, अभी अभी कमाए गए 5 पॉइंट्स को मिलाकर मैंने बड़ी मुश्किल से कुल 35 अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठे किए थे और यह अकेला क्वेस्ट 50 पॉइंट्स दे रहा था। तभी मेरे पीछे से नेवले की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब तुमने उस इंसान को मारा तो तुम्हारी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई और तुम्हारी प्रेजेंस अचानक इतनी ड्रामेटिक तरीके से कैसे बढ़ गई? नेवला साफ तौर पर हैरान थी। किसी भी नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से एक मॉन्स्टर की ग्रोथ किसी भी जिंदा जीव की तरह काम करती है, एकदम स्थिर और धीरे धीरे, लेकिन उसके सामने खरे इस जुवेनाइल ड्रैगन ने सिर्फ एक इंसान को मारा था और न सिर्फ उसके घाव गायब हो गए थे बल्कि उसकी पावर एक ही पल में कई गुना बढ़ गई थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसके हैरान और डरे हुए सवालों का सामना करते हुए मैंने
मैंने अपने एक्सप्रेशंस एकदम शांत रखे। तो क्या तुम यही मरना चाहती हो या मेरे साथ आकर फ्लोर 2 की बॉस को मारना चाहती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह फ्लोर 2 की बॉस है। उसके एक ही जगह पर रहने का इकलौता रीजन ये है कि वो मूव नहीं कर सकती। वो तीनों एंट्रेंसेस को गार्ड करती है। फिर से कुछ समझ आया। नेवले ने मुझे अविश्वास से घूरा और एक लंबी खामोशी के बाद उसने फाइनली पूछा, मुझे मत बताना कि तुम मेडुसाज हेड को मारने का प्लान बना रहे हो सिर्फ फ्लोर 3 तक पहुंचने के लिए। मैंने शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। नेवले ने अपने जलने के घाव को इग्नोर किया और अपनी आवाज ऊंची की अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ, तुम बिना पसीना बहाए मुझे भी कुचल सकते हो। जब तक तुम मेडुसाज हेड के पास नहीं जाते, तुम इस पूरे फ्लोर पर बिना किसी रोक टोक के राज कर सकते हो। बिना किसी वजह के खुद को खतरे में क्यों डालना? म्याऊ, तुमने अभी मेंशन किया था कि वे इंसान फ्लोर 2 की बॉस से लड़ रहे हैं क्योंकि वे डंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा ना? जैसे ही मेरे ये शब्द बाहर आए, नेवला पूरी बात समझ गई। मुझे मत बताना कि तुम सच में डंजन से बाहर निकलना चाहते हो। मैं सब कुछ समझते हुए मुस्कुराया। तो और गहराई में जाना ही बाहर निकलने का असली रास्ता है। बताओ, तुम डंजन से बाहर कैसे निकलते हो? क्या तुम बातों में फंसाकर मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ? तुमने पहले ही मुंह से बात निकाल दी। बेहतर होगा कि मुझे पूरी बात ही बता दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? नेवला भड़क गई। ठीक है, मत करो। इत्तेफाक से मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो सीधे दिमाग को एक्सेस कर सकती है। हालांकि इस प्रोसेस में काफी दर्द होता है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं खुद ही अंदर जाकर देख लूंगा। नेवले का चेहरा पीला पड़ गया। डंजन में इस तरह की स्किल्स कोई अनसुनी बात नहीं है। फ्लोर 3 के बाद से कुछ खास साइकिक टाइप के मॉन्स्टर्स इनका इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। उसे डगमगाते हुए देखकर मैंने इसका फायदा उठाया। अगर तुम मुझे बताती हो और मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारी हर एक चोट को हील कर दूंगा। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से डराओ। मुझे पता था कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास असल में मेमोरी एक्सट्रैक्शन स्किल है, लेकिन इसकी कीमत 20 अनलॉक पॉइंट्स है। अगर मैं उन्हें खर्च करने से बच सकता तो मैं पक्का बचता। इन शब्दों पर नेवले का कान फरका। एक लंबे पॉज के बाद उसने मेरी नजरों से नजरें मिलाई, थोड़ी चौकन्नी लेकिन क्यूरियस। तुम्हारा मतलब सच में वही है? म्याऊ, मैंने अपनी छाती ठोकी। किया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि असल में डंजन के अंदर आने और बाहर जाने के कई रास्ते हैं। इंसान सबसे ज्यादा स्पैटियल ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के लिए वो मैजिक सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। एक मॉन्स्टर्स के लिए जो डंजन में फंस गया है, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फ्लोर 1 से लड़ते हुए पूरे फ्लोर 5 तक जाओ और एक बार जब तुम फ्लोर 5 के फाइनल बॉस को हरा दोगे तो तुम डंजन से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में जा सकते हो। लेवाइथन की लगभग ना हिलाई जा सकने वाली पावर के बारे में सोचकर मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे चेहरे का ये लुक, क्या तुमने सच में लेवाइथन को कहीं देखा है? म्याऊ, मैंने सिर हिलाया और फिर वो सवाल पूछा जो मुझे परेशान कर रहा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि डंजन का हर फ्लोर एक अलग स्पेस है कि मॉन्स्टर्स उनके बीच अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते? वो रूल लेवाइथन पर लागू नहीं होता। म्याऊ, वो एक एंशिएंट गॉड का माउंट था, पूरे डंजन का सबसे पावरफुल जीव। वो डंजन के हर फ्लोर के बीच अपनी मर्जी से आ जा सकता है और उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। म्याऊ, वो डंजन में सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद ऐसा चाहता है। तो तुम्हारा बाहर जाने का यह सपना, अगर सच कहूँ तो ये एक ख्याली पुलाव के अलावा और कुछ नहीं है। म्याऊ, अपनी बात खत्म करते ही नेवले की ताकत पूरी तरह जवाब दे गई और वह हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके घाव बहुत गहरे थे और उसकी हेल्थ हर पल गिरती जा रही थी। इस हिसाब से उसकी सांसें रुकने में शायद मुश्किल से 10 मिनट बचे थे। उसे मौत के मुहाने पर झूलता हुआ देखकर मैंने सोचा और हील स्किल और कंडन सेट पर 4 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करने का फैसला किया और नेवले की हर एक चोट को हील कर दिया। वो पलक झपकते ही जमीन से उछलकर खड़ी हो गई और अपने ही हाथों और पैरों को अविश्वास से घूरने लगी। तुमने अभी क्या किया? मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि तुम कभी डंजन से बाहर जा पाओगी, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इस फ्लोर पर तुम कभी भूखी या बिना प्रोटेक्शन के नहीं रहोगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेवला अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आई थी। वह बस अपने सामने खड़े उस अजीब से जीव को खाली नजरों से घूर रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद वो फाइनली बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेडुसाज हेड को मारने वाले हो? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी ताकत सच में इम्प्रेसिव है। अब तक फ्लोर 2 पर मुझे मिले किसी भी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सुनकर नेवला घमंड से फूल गई। जाहिर सी बात है म्याऊ, इस पूरे फ्लोर पर मुझसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ वो चुड़ैल मेडुसा ही है। म्याऊ, फिर नेवले की टोन पूरी तरह बदल गई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? म्याऊ, मेडुसाज हेड को मारो और तुम फ्लोर 2 के टॉप पर पहुंच जाओगी, इस पूरे लेवल की क्वीन। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ये शब्द सुनकर नेवले का कान फड़का। उसने अपना सिर नीचे किया। होंठ चुपचाप उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे। फ्लोर के टॉप पर क्वीन। 2 सेकंड बाद उसने अपना चमकता हुआ चेहरा उठाया और अपना जवाब दिया, ठीक है, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस इसी एक बार के लिए। वैसे क्या तुम सच में एक ड्रैगन हो या किसी तरह के कुत्ते हो? एक ड्रैगन क्यों? लगता तो नहीं। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं एक कुत्ते जैसा दिखता हूँ? हाँ, एक छोटा काला कुत्ता, गोल मटोल पेट, सिर भी कुत्ते जैसा ही है। मैं आज से तुम्हें डॉग बॉय बुलाऊंगा। मैं बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहा। वैसे क्या तुम भी एक कुत्ते जैसी नहीं हो? तुमने उस इंसान को मारने से पहले उसे बुरी तरह थका दिया था, फिर मुझे वापस हील करने के लिए चोट पहुंचाई थी। जो भी हो, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। डंजन के मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे डॉग बॉय बुलाती हो, मैं तुम्हें कैटकरल बुलाऊंगा। ये सुनते ही नेवले की पूंछ जमीन पर जोर से पटकी गई। कैटकरल, ये कैसा नाम है? चलो चलते हैं। कैटगर्ल
ने मेरी झूलती हुई आकृति को बत्तख की तरह चलते हुए देखा और धीरे से बड़बड़ाई, वैसे असल में मेरा एक नाम है, तुम्हें पता है। फिर वो उछल कर आगे बढ़ी और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद हम फ्लोर 2 और फ्लोर 3 के बीच की बाउंड्री पर पहुंच गए। इंसानी सैनिकों को अभी भी मेडुसास हेड के साथ लड़ाई में फंसा हुआ देखकर मैंने इंतजार करने और उन्हें एक दूसरे को थकाने देने का फैसला किया ताकि मैं आसानी से शिकार कर सकूं। जब से मैं डंजन में आया था मैंने नोटिस किया था कि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लेवल अप होने या स्किल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। उनके लिए लेवल अप होना बस जिंदा रहने का एक बाय प्रोडक्ट नतीजा है। स्किल्स जिंदा रहने के औजारों के अलावा और कुछ नहीं है और मारना सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है। इसलिए नेवले जैसे म्यूटेंट ब्रीड्स अलग प्रजातियों को छोड़कर ज्यादातर बीस्ट एक सिंपल रूल फॉलो